अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ सहर फातिमा और मैं हूँ महरूख शहरियार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि पीटीआई के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है। अहम खबर और इसमें ये अपडेट सामने आई है कि उन्हें FIA के हवाले भी कर दिया गया है। वकील सफाई लतीफ़ खोसा ने रऊफ हसन और दीगर कारकुनान को केस से डिस्चार्ज करने की इस्तदा की है। कहा कि डिजिटल दहशतगर्दी एक नया लफ्ज़ मुतारिफ करार दिया गया। रऊफ हसन का मीडिया सेल से कोई ताल्लुक नहीं। दूसरी जानिब रऊफ हसन और गिरफ्तार दीगर PTI कारकुनान पर दर्ज FIA के मुकदमे की कॉपी मंजर आम पर आ गई। PTI की लीडरशिप और मीडिया सेल के 12 मेंबरान मुकदमे में नामजद हैं। तो आपको बता रहे हैं PTI के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है। उन्हें FIA के हवाले कर दिया गया। वकील सफाई लतीफ़ खोसा ने रऊफ हसन और दीगर कारकुनान को केस से डिस्चार्ज करने की इस्तदा की। और अभी आपको बराह रास्त ले चलेंगे ऐवान सदर, जहां पर तकरीब जारी है और सदर आसिफ अली जरदारी इस वक्त खिताब कर रहे हैं। I think needs to go back to his book and reread. As far as I'm concerned, as far as we are concerned, as Pakistan is concerned, you are welcome. You are the same Pakistanis as we are. You have the same right. In fact, the quota system I think should be increased by giving you more jobs and specifying FIA and police and other departments so we can get you and your children up there. I will definitely write to the government and ask them for these positions, that there should be a quota in every department for our minority friends, and we all live like a happy family. Yes, there are problems. There are always problems. Even I have problems. I've carried our party's carried 3 shaheeds in their, in fact 5, in our philosophy, in our legacy. And then thousands of boys were martyred. But that has nothing to do with anybody else but politics. So the religion or the flashback you face is also politics. Somebody is trying to make good with their politics on your behalf. So please never be disheartened and stand fast. This is your land, your soil as much as it is mine or anybody else. Thank you. God bless you. सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने क्रिश्चियन तरमीमी एक्ट 2024 पर दस्तखत कर दिए हैं और इसकी तौसीक कर दी गई है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं कि डिजिटल दहशतगर्द कौन है, उनके पीछे कौन है, पूरी कौम जान चुकी है। अडियाला जेल का कैदी और उसकी जमात पाकिस्तान के लिए काबिल कबूल नहीं है। पाकिस्तान के अवाम अपने असल दुश्मन को पहचाने। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि मुल्क के खिलाफ साजिश वो शख्स कर रहा है जिसके अपने बच्चे लंदन में लग्जरी लाइफ गुजार रहे हैं। नाकाम खान की नाकाम तहरीकें उसके लिए बाइस जिल्लत और शर्मिंदगी बन चुकी हैं। नौजवान नस्ल को मुनज़्ज़म प्लानिंग के तहत मुल्क की सलामती के इदारों के खिलाफ भड़काया जाता है। 9 मई के वाक़यात के बाद भी अगर कुछ वालिदैन ने सबक नहीं सीखा तो फिर उनका अल्लाह हाफिज। तो दूसरी जानिब सान है 9 मई में बानी PTI के पोलीग्राफिक टेस्ट के लिए फॉरेंसिक टीम अडियाला जेल पहुंच गई। पुलिस की तफ्तीशी टीम के साथ पंजाब फॉरेंसिक साइंस के माहिरीन भी हैं। PFSA माहिरीन बानी चेयरमैन के पोलीग्राफिक, वॉइस मैचिंग, फोटोग्रामेट्री टेस्ट करेंगे। लाहौर पुलिस टीम बानी चेयरमैन से 9 मई वाक़यात से मुतालिक मुख्तलिफ सवालात भी करेगी। और बिलाखिर 9 मई के मास्टरमाइंड ने मनसूबाबंदी का एतराफ़ गुनाह कर लिया है। ये जमात नहीं, इंतशारी टोला है जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ शरपसंदी के जरिए रियासत को नुकसान पहुंचाना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बयान में कहा कि 4 माह टांग पर प्लस्तर बांधने के ड्रामे के दौरान 9 मई की मनसूबाबंदी की गई। जमान पार्क दहशतगर्दों का तरबियती हेडक्वार्टर बना रहा। पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट कराने, IMF को ख़त लिखने, साइफर लहराने और शहदा की यादगारों की बेहुरमती इस बड़ी साजिश का हिस्सा हैं। इंतशारी टोले के खिलाफ सख्त कार्रवाई होना मुल्क की सलामती और कौमी मफादात का तकाजा है। और बानी PTI ने बिल आखिर भी ये भी मान लिया है कि उन्होंने GHQ के सामने एहतजाज की कॉल दी थी। ये एतराफ़ जुर्म नहीं तो क्या है। पीपल्स पार्टी ने बानी PTI के एहतजाज की कॉल देने के एतराफ़ पर रद्द अमल दे दिया। बानी PTI से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा कर दिया। पीपल्स पार्टी रहनुमा शहरी
तशद्दुद एहतजाज का जिम्मेदार और हुकूमत को ठहराया करते थे। अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए बानी पीटीआई ने हसास इदारों को निशाना बनाया। क्या इदारों और शोहदा पर हमले की कॉल देने का एतराफ़ काफ़ी नहीं? रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह ने मुल्की हालात और बैनुल अक़वामी ताल्लुकात को ख़राब करना पीटीआई की सोची समझी साजिश करार दे दिया। कहा कि बानी पीटीआई को अस्करी इमारतों और तनसीबात पर धावा बोलने का एतराफ़ बहुत पहले कर लेना चाहिए था। और भी आपको अपडेट करें कि गिरफ्तारियों और छापों के खिलाफ तहरीक इंसाफ सरापा एहतजाज है। अरकान असेंबली ने अलामती भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की क़यादत में भूख हड़ताली कैंप पार्लियामेंट हाउस के सामने लगाया गया है। वहीं से हमें वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आलिजा बताएगा क्या मौक़िफ़ सामने आ रहा है, मुतालबात क्या रखे गए हैं लोगों की जानिब से। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आज कौमी असम्बली के सामने भूख हड़ताली कैंप लगाने का ऐलान किया गया है और 3 बजे का वक्त दिया गया था और 3 बजे से 7 बजे के दरमियान ये भूख हड़ताली कैंप लगाया जाना था, जिसकी सरबराही कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने करनी थी। साथ ही साथ सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दीगर मेंबरान कौमी असम्बली हैं उन्होंने भी भूख हड़ताली कैंप में शिरकत करनी थी। याद रहे, बानी चेयरमैन पीटीआई ने अडियाला जेल में हमारे से गुफ्तगू के दौरान इंदिया दिया था कि वो भी भूख हड़ताल करेंगे और सबसे पहले वो बाकायदा अपडेट कर रहे हैं। बेहद शुक्रिया। और अब आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने पाकिस्तान में तो पुरतशद्दुद मुजाहरे करके बदनामी समेटी थी, अब बरतानिया से भी आवाज़ें उठने लगी हैं। बानी पीटीआई की अपील पर बरतानिया में एहतजाज किया गया। वहाँ के शहरी उन मुजाहरों से सख्त परेशान है, कहते हैं कि मुजाहरे अवामी तहफ़्फ़ुज़ को मुतासर कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपे से बाहर 9 मई के वाक़े से भी सबक न सीखा, मुजाहरों का सिलसिला बरतानिया तक फैला दिया। बरतानिया में मुजाहरे पाकिस्तान की बदनामी का बाइस बनने लगे। बानी पीटीआई ने अपने सपोर्टर्स को ससा के खिलाफ एहतजाज की अपील की। बरतानिया में गैर मुल्की शहरियों ने भी पुरतशद्दुद एहतजाज किया, बरतानिया के अमन को तबाह करने की कोशिश की। वहाँ के मकामियों ने तोड़ फोड़ और बदअमनी के इम्कानात बढ़ने का खदशात का इज़हार किया। कहा कि मुजाहरे मकामी वसाइल और अवामी तहफ़्फ़ुज़ को मुतासर कर रहे हैं। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर बरतानवी पार्लियामेंट में बहस मुतवक्के है। इस सूरत हाल पर पाकिस्तान में भी काफी तशवीश का इज़हार किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी रहनुमा सहर कामरान कहती हैं कि बतौर पाकिस्तानी शहरी पाकिस्तान का वक़ार बुलंद करना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन तहरीक इंसाफ वाले पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। इन मुजाहिरों की फंडिंग कौन कर रहा है? हमारे ऊपर एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान एक जिम्मेदारी है कि हम अपने मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ भी करें, उसकी इज़्ज़त और वक़ार की तफसील भी करें। मेरा तो एक बहुत अहम सवाल ये है कि ये इतने मुजाहिरों को जो बैरूने मुल्क हो रहे हैं उनको फंड कौन कर रहा है और उसका मकसद क्या है? शहरियों का कहना है कि ये बदअमनी फैलाने वाले वही हैं जिन्होंने 2014 में तबाही मचाई थी। कल अगर पुरअमन एहतजाज में कोई दहशतगर्दी का वाक़या हुआ तो जिम्मेदारी कौन कबूल करेगा? और इत्तेहादी साथ देने पर राजी हो गए हैं। आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई का फैसला चैलेंज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी की दरख्वास्त जमा करा दी गई है। अपील पीपल्स पार्टी के फारूक एच नाइक की जानिब से जमा कराई गई है, जबकि नजरसानी अपील में मखसूस नशिस्तों का 12 जुलाई का फैसला वापस लेने की इस्तदा की गई है। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि तहरीक इंसाफ को बिन मांगे नशिस्तें दी गईं। इस मामले पर नून लीग पहले ही नजरसानी अपील दायर कर चुकी है। खबर शामिल करेंगे कारोबारी दुनिया से, जहां पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान रहा। 100 इंडेक्स 200 से ज़ायद पॉइंट्स इजाफे के साथ 78,700 पर ट्रेड कर रहा है। इससे कबल स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान देखा गया था। 100 इंडेक्स में 1500 पॉइंट से ज़ायद की कमी हुई थी। 100 इंडेक्स की आज कम तरीन सतह 78,404 पॉइंट्स रही। और अब आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बरामदात $60 अरब तक पहुंचाने का हदफ दे दिया है। उनका कहना था कि गुज़िश्ता माली साल मुल्की बरामदात $30 अरब से ज्यादा रही हैं। IT बरामदात $3 अरब 20 करोड़ अरब से तजावुज़ कर गई हैं। ज़राई बरामदात में भी मजीद इजाफे के लिए वज़ीर आज़म ने सूबों के साथ मिलकर काम करने की हिदायत जारी कर दी। और अब आपको बताएं कि तुर्कमानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा राशिद मीर दू दौरा पाकिस्तान पर पहुंचे और दफ्तर ख़ारजा का दौरा किया, जहां उनका नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने इस्तकबाल किया। राशिद मीर दू और नायब वज़ीर आज़म के दरमियान वसी तर मुज़ाकरात हुए। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा सियासी मुशावरत के साथ तीसरे दौर में अपने अपने वफूद की क़यादत करने के अलावा आलमी और इलाक़ाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया।
आगे बढ़ेंगे और अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे, जहां कराची में समंदर बिफर गया। हॉक्स बे पर नहाते हुए 6 अफराद डूब गए, जिनमें से 4 को बहिफाजत निकाल लिया गया, जबकि 2 अफराद अस्पताल में दम तोड़ गए। वाकया सेंट स्पिरिट पर पेश आया। मुतासरा खानदान लियाकताबाद से पिकनिक मनाने आया था। डूबने वालों में 4 खवातीन और 1 मर्द शामिल था। और गर्मी से तंग कराची वालों के लिए एक अच्छी खबर आ रही है। शहर में समंदरी हवा बहाल हो चुकी है, मतलब भी अबर आलूद है। महकमे मौसमियात इस हवाले से क्या कह रहा है, बात कर लेते हैं। आसिम भट्टी, ब्यूरो चीफ कराची, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आसिम, बताइएगा मौसम आइंदा आने वाले दिनों में कैसा रहेगा, क्योंकि कराची वालों की अब बस हो चुकी है। देखिए मारूफ, जैसे आपने बताया गुज़िश्ता कई दिनों से कराची वाले एक अज़ियत में मुब्तला थे। एक जानिब जो है वो मौसम इतना सख्त के हफ्स का माहौल, और दूसरी जानिब जो कि इलेक्ट्रिक की लाइट से बंदिश है वो भी जारी थी। तो अब जो है वो गर्मी के सतह बारिशों की अच्छी खबर आई है। समुद्री हवाएं कल से बहाल होना शुरू हो चुकी है। गुज़िश्ता शाम से ही समुद्री हवाएं बहाल होना शुरू हो गई थी, और कराची में आज से जुलाई का जो असल मौसम है वो वापस आ गया है। आइंदा आने वाले दिनों में मौसम मज़ीद अबरालूद रहेगा, और महकमा मौसमियात के मुताबिक कि शाम और रात में हल्की बारिश या बूंदाबांदी भी मुतवक्का है, जबकि शहर में 30 जुलाई से बारिश का एक और स्पेल मुतवक्का है। जी ठीक है, यानी कहा जा सकता है कि कराची वालों को जुलाई का असल मौसम मुबारक हो। अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और अच्छी खबर यह है कि अगस्त में कराची में अच्छी बारिशें हो सकती हैं। शहर में 30 जुलाई से बारिश का एक और स्पेल मुतवक्के है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने खुशखबरी सुना दी। कहा, कराची में जुलाई का असल मौसम वापस आ गया। आइंदा आने वाले दिनों में मौसम इसी तरह अबरालूद रहेगा। शाम और रात में हल्की बारिश और बूंदाबांदी हो सकती है। कराची का मौसम पिछले चंद दिनों से बहुत सख्त गर्मी पड़ रही थी, ख़राब था मौसम एक तरह से। तो बहुत हब्स और गर्मी थी, वो बुनियादी तौर पे लो प्रेशर एरिया की वजह से थी, जो कराची के जनूब में मौजूद था, जनूब मशरक़ में मौजूद था। वो काफ़ी हद तक निकल चुका है, बारिश बरसा के डिसिपेट हो चुका है कुछ हिस्सा उसका, और कुछ हिस्सा मगरब की तरफ, ओमान की तरफ निकल गया। तो अब आज से कराची का जो असल वेदर हुआ करता है जुलाई के महीने में, पार्टली क्लाउडी या क्लाउडी, और उसके साथ कुछ ना कुछ हवाएं चलती रहती हैं, समंदरी हवाएं, और फिर शाम में, रात में और सुबह में हल्की बारिश या बूंदाबांदी होती रहती है, ऑन एंड ऑफ। तो उस तरह का मौसम अब आज से शुरू हुआ है, और अगले 5-7 दिन तक इसी तरह का मौसम रहने का इम्कान है, जब तक कि मानसून का कोई दूसरा अच्छा स्पेल नहीं आ जाता। उसका इम्कान ये है कि 29 या 30 जुलाई को फिर कराची में दोबारा से अच्छी बारिश हो सकती है, तेज़। और इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि कराची तेज़ी से मौसमियाती तगय्युर का शिकार हो रहा है, जिसकी वजह से मौसम दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार कर रहा है। शहर में सब्ज़े की भी कमी एक बहुत बड़ी वजह बताई जा रही है, जिसके लिए तेज़ी से शजरकारी की ज़रूरत है। शहरियों ने आज तक कितने दरख्त लगाए हैं, उनकी राय क्या है, इस हवाले से बताएंगी मरियम हसन। माहिरीन के मुताबिक कराची में गर्मी ज़्यादा महसूस होने की एक बड़ी वजह शहर में दरख्तों का ना होना है, और वहीं दूसरी जानिब कंक्रीट की इमारतों का जंगल है, जो कि शहर को गर्म रखने में अपना अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इस बारे में शहरियों का क्या कहना है, शहरियों ने अब तक कितने दरख्त लगाए हैं, आइए शहरियों से ही जानते हैं। तो ये शहरी लगाए ना, वो गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट लगाए, हर चीज़ का जो टैक्स ले रही है। तो अगर शहरी का ये काम है, हुकूमत का क्या काम है? खुशहाली होती है, सब कुछ होती है, तो आदमी बोलता है दरख्त लगाए, मगर ये मेरे ख्याल से नफ्सा नफ्सी में मारा है, तो इसी वजह से ये चक्कर है। मैं दरख्त एक भी नहीं लगाया, जगह ही नहीं हमारे यहाँ लगाने की। अगर हमने ये अमल नहीं किया तो आइंदा सालों में, जो आने वाले साल है ना, तो इतना भुगतेंगे गर्मी की शिद्दत से कि हम वो गर्मी बर्दाश्त नहीं पा सकेंगे। अगर शहरी अपना फ़र्ज अदा करते हुए और सदका जारिया समझते हुए दरख्त लगाएंगे, तो आइंदा चंद सालों बाद ये पौधे, ये दरख्त तनावर दरख्त में तब्दील हो जाएंगे, जिसके बाद कराची का मौसम कुछ हद तक जो है, शहरियों को भी अपना फ़र्ज अदा करना होगा। मरियम, बहुत शुक्रिया। और अमूमन जुलाई में कराची का मौसम खुशगवार होता है, लेकिन इस साल शहर क़ायद में गर्मी अपने जोबन पर है। बादल खुलकर बरसने का नाम नहीं ले रहे। कराची के बासी बारिश ना होने को बुरे अमाल का नतीजा और अल्लाह की नाराज़गी से तशबीह दे रहे हैं, लेकिन असल कहानी कुछ और है, और वो क्या है जानते हैं इस रिपोर्ट में। एक जानिब दरख्त नहीं लग रहे और दूसरी जानिब जंगलात का सफाया हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला चित्राल में पाक अफगान बॉर्डर के पास जंगलात का मुकम्मल सफाया कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला चित्राल में पाक अफगान बॉर्डर के पास जंगलात का मुकम्मल सफाया हुआ। सरहदी इलाकों में 80% से ज़ायद जंगलात उजाड़ दिए गए। टिम्बर माफिया, महकमा जंगलात और बॉर्डर हुकाम की मिली भगत से सूबे को जंगलात से महरूम कर रही है। और अब आपको बताएं कि पंजाब में मानसून का तगड़ा स्पेल जारी है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में जल थल एक हो गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल जमकर बरसे। बरसात से लोगों के चेहरे खिल उठे। महकमा मौसमियात ने बारिश का सिलसिला 2 दिन तक जारी रहने की पेशगोई कर दी है।
काली घटाएं, ठंडी हवाएं, मुल्क में मानसून का धुआंधार स्पेल जारी। इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। रावलपिंडी में भी बादल जमकर बरसे। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। लाहौर में बारिश के बाद शहरियों के गर्मी से मुरझाए चेहरे खिल उठे। कई इलाकों में बिजली की सप्लाई भी मुतासिर हुई। मरी, जहलम, मुरीद के गुजरांवाला, अटक, वजीराबाद समेत पंजाब के मुतादिद शहरों में हल्की और तेज बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। NDMA ने नारोवाल और सियालकोट में हाई लेवल फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। PDMA और मुकामी इंतजामिया को चौकस रहने की हिदायत की गई है। आपको बताएं कि IPPs की महंगी बिजली पाकिस्तानियों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी है। बिजली के मुआहदे शहरियों को गुर्बत में धकेलने लगे हैं। कारोबारी अफराद दिवालिया होने के लगे हैं। साबिक वजीर गौहर एजाज ने संगीन सूरत हाल की तस्वीर दिखा दी। कहा FPCCI सुप्रीम कोर्ट से सूरत हाल में मुदाखलत की इस्तदा करेगी। 2020 में साबिक वजीर मोहम्मद अली ने रिपोर्ट में बताया कि हुकूमती नाअहली और IPP की गलत बयानियों की वजह से सैकड़ों अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। गौहर एजाज ने सवाल किया, वो रिपोर्ट आज तक मुकम्मल तौर पर नाफिज क्यों नहीं की गई? हुकूमत ने इस रिपोर्ट में मुतालबा करदा फॉरेंसिक ऑडिट का हुक्म क्यों नहीं दिया? और लाहौर के बासियों के लिए खबर है कि जिना अस्पताल में मरीजों के लिए जेनेटिक टेस्टिंग की सहूलत का आगाज़ कर दिया गया है। जिना अस्पताल पाकिस्तान का पहला अस्पताल है जहां पर हर तरह के जेनेटिक टेस्टिंग की सहूलत मरीजों को मैसर है। मजीद बात करेंगे अफजाल अब्बासी से, जो कि प्रोफेसर डॉक्टर फौजिया अशरफ के साथ मौजूद हैं। अफजाल अब्बासी, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, जिना अस्पताल में ये एक और एजाज़ हासिल हुआ है लाहौर के जिना अस्पताल को कि डॉक्टर फौजिया अशरफ की सरबराही में सरकारी सतह पर पाकिस्तान की पहली जेनेटिक टेस्टिंग जो है वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है और फ्री टेस्टिंग की सहूलत यहाँ पर पाकिस्तान भर के पेशेंट्स को यहाँ पर दी जा रही है और मुल्क भर से यहाँ पे पेशेंट्स आते हैं। मैम बताइएगा इस टेस्टिंग के बारे में ज़रा हमारे व्यूअर्स। आज 2024 में हमने ICU और CCU में पेशेंट्स जो होते हैं उनकी जो इन्फेक्शन होती है उसके जरासीम की जेनेटिक टेस्टिंग हमने यहाँ पे शुरू कर दी है। अब जहाँ तक जेनेटिक टेस्टिंग का ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें आप डिवाइड कर सकते हैं इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस में। राउंड द क्लॉक ये फैसिलिटी अवेलेबल है, अप एंड रनिंग है। उसी वक्त हम यहाँ प्रोसेस करेंगे। हम 2 घंटे में ये वाला रिज़ल्ट दे देंगे और सेम डे ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगी इंशाल्लाह। तो ये काम हो रहा है इस वक्त। आप चाहते तो अगर प्राइवेट लैब्स की बात की जाए तो प्राइवेट लैब्स में ये टेस्ट कितने का हो रहा है? ये कम से कम जो है ना जो 40 से 50 हज़ार का टेस्ट है। 40 से 50 जी जी बिल्कुल, जैसे डॉक्टर फौजिया अशरफ ने बताया कि 40 से 50 हज़ार रुपये का प्राइवेट लैब्स ये टेस्ट करती हैं, जबकि पंजाब हुकूमत की सरपरस्ती में चलने वाले जिना अस्पताल में। ठीक है, अपडेट करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि नायब सदर कामिला हैरिस की सदारती दौड़ के इंतखाब की पोजीशन मुस्तहकम हो गई है। सदर जो बाइडन मदद को आ गए। डेमोक्रेटिक पार्टी में अपने हामियों से कामिला हैरिस की मुकम्मल हिमायत की अपील कर दी। उन्होंने कहा कि मैं अपनी टीम को कहना चाहता हूँ कि कामिला को सपोर्ट करें, वो बेहतरीन है। रियासत डेलावेयर में इंतखाबी मुहिम के लिए कायम मरकज़ को भी कामिला के हवाले कर दिया गया है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक 1000 डेमोक्रेटिक मंदूबीन ने कामिला की हिमायत का ऐलान किया है, जिसके बाद कामिला सदारती इंतखाबात के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी की नामजदगी के हवाले से मजबूत पोजीशन में आ गई हैं। और आपको बताएं कि साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर हमला सिक्योरिटी की नाकामी थी। अमरीकी सीक्रेट सर्विस डायरेक्टर ने जिम्मेदारी कबूल कर ली है। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐवान नुमाइंदगान की कमेटी ने किम्बर्ली चीटल पर तंदोतेज सवालात किए, उनकी जिनके जवाब में देते हुए चीटल ने यह तस्लीम किया कि ट्रंप पर हमला सिक्योरिटी की नाकामी रही और एजेंसी के इंतजाम तसल्ली बख्श नहीं थे। चीटल ने जिम्मेदारी कबूल करते हुए कहा कि वो अपनी कोताही की पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। दासफत हैं, उनसे किसी अच्छाई की तवक्को नहीं की जा सकती। नायब सदर कामिला हैरिस ने इलेक्शन हेडक्वार्टर से पहले खिताब में ट्रंप को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि माजी में बतौर प्रोसिक्यूटर कई मुजरिमान को कैफर किरदार तक पहुंचा चुकी हैं। ट्रंप को जानने के लिए इतना काफ़ी है कि वो किसी जुर्म में सज़ा पाने वाले पहले सदारती उम्मीदवार हैं। कामिला हैरिस का कहना था कि वो ट्रंप के किस्म के लोगों से जानती हैं। ऐसे लोग हर किस्म के जराइम का इर्तिकाब के साथ खवातीन को भी निशाना बनाते हैं। तो उधर बांग्लादेश में सरकारी कोटे के खिलाफ एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन ने हुकूमत को 48 घंटों का अल्टीमेटम दे दिया है। मुतालबा किया गया है कि हुकूमत फौरी तौर पर कर्फ्यू हटाए और इंटरनेट सर्विस बहाल करे, मौफी मांगे। वज़ीर आज़म हसीना वाजिद पुरतशद्दुद मुजाहिरों का जिम्मेदार अपोजिशन जमातों को करार दे गई। 57 मुजाहिरीन गिरफ्तार कर लिए गए। हुकूमत मुलाजमतों के सरकारी कोटे पर अदालती हुक्म को मानने पर मजबूर हो गई, बाज़ाब्ता तौर पर कबूल करने का ऐलान करेगी। ढाका समेत दीगर शहरों में आज कर्फ्यू को तीसरा रोज़ है। मुल्क भर में
इंटरनेट समेत तमाम इतलात रसाई के जराए बंद हैं। और अब आपको ये बताएं कि जनूबी अमेरिका के मुल्क पेरू में एक और बस हादसे में 9 अफराद हलाक और 11 जख्मी हो गए हैं। मरने वालों में ज़्यादातर मौसीकार और गुलकार हैं जो कि एक मेले में शिरकत के लिए दारुल हुकूमत लेमा जा रहे थे। बस में 20 मुसाफिर सवार थे। एक हफ्ता कबल भी एक बस हादसे में 48 अफराद हलाक हुए थे। गुज़िश्ता 2 सालों में पेरू में दर्जन भर बस हादसात में अब तक 300 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं। एथियोपिया में लैंडस्लाइडिंग से कम 55 अफराद जान से चले गए हैं। रेस्क्यू टीमों के मुताबिक मिट्टी के तोदे से 55 से ज़ायद लाशें मिली हैं। मुकामी हुकाम ने खबरदार किया है कि मरने वालों की तादाद में मजीद इजाफा हो सकता है। एथियोपिया में दूर दराज के इलाके में शदीद बारिशों के बाद सुबह 10 बजे के करीब लैंडस्लाइडिंग के वाक़यात सामने आए। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं लेकिन मलबे तले दबे अफराद के जिंदा होने के इम्कानात कम हैं। खेलों की दुनिया से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि स्कॉटलैंड के फास्ट बॉलर चार्ली केजल ने वनडे डेब्यू पर सबसे ज्यादा विकेटें लेने का रिकॉर्ड बना लिया है। ओमान के खिलाफ मैच में चार्ली ने 21 रन के एवज 7 विकेटें हासिल करके जनूबी अफ्रीका के रुबादा का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। रुबादा ने 2015 में बांग्लादेश के खिलाफ वनडे डेब्यू में 16 रन की 6 विकेटें हासिल की थी। और अब आपको बताएं कि बरसात का मौसम आया तो मार्केट में आम के साथ जामुन भी आ गया है। जामुन के रंग, जायके और खुशबू हर किसी को अपनी तरफ खींच रहे हैं। देखते हैं इस्लामाबाद से महपारा जमान की ये रिपोर्ट। और दिन दिलफरेब, रातें रंगीन। बेल्जियम में सालाना म्यूजिक फेस्टिवल का 20वां एडिशन शुरू हो गया है। मौज मस्ती का मेला 2 हफ्ते तक जारी रहेगा। इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।